नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मोहन उप्रेती पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। आज हम इतिहास विषय के बारे में कुछ बात करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं इतिहास विषय पर, और जो हमारे वीडियो थे पूर्व के, वो सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। उसी क्रम में मेसोपोटामिया की सभ्यता दो दलजा एवं फरात नदी घाटी से फली फूली, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में फली फूली। उसी प्रकार से हमारी सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी जो सिंधु नदी से फली फूली। इसी कालक्रम के दौरान चीन की सभ्यता का भी स्थान आता है। ये भी एक बहुत अच्छी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। चीन की सभ्यता के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरातन साक्ष्यों के आधार पर चीन में मानव जो बसाव हुआ था वह माना जाता है कि 22.5 लाख साल पहले हुआ था। जो मानव सभ्यता, जो पौराणिक सभ्यताएं थी, उसका बसाव माना जाता है। अब ये चीन की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसका मुख्य कारण था हुआंगो नदी घाटी सभ्यता के आसपास ये फली फूली। ये बोल्ड है एक, आप इसमें एक नज़र देखें। हुआंगो नदी की लंबाई जो है 27,000 किलोमीटर है और चीन की सभ्यता 3 से 5,000 पूर्व से विद्यमान है। दोस्तों, चीन की सभ्यता को जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, हरिवर्ष कहा जाता है। हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, चीन को हरिवर्ष नाम दिया गया है। जो चीन की सभ्यता है वो इस नदी, जो हुआंगो नदी है, इस नदी को चीन का वरदान कहा गया है और चीन की पीली नदी कहा गया है और चीन की विपत्ति भी इस नदी को कहा गया है और चीन का शोक भी इस नदी को कहा गया है। इसको अच्छा भी कहा है इस नदी को और बुरा भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस नदी पर हर वर्ष बाढ़ आती है और हमेशा चीन की जन धन की काफी क्षति यह नदी पहुंचाती है बाढ़ आने से। तो इसीलिए इसको विपत्ति भी कहा जाता है और चीन का वरदान भी। वरदान इसलिए कहा जाता है कि इसी नदी के पानी से कृषि कार्य किया जाता है और काफी उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन इसी नदी के द्वारा किया जाता है। अब मेन यह है कि जो हम चीन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। चीन जो है एक नास्तिक धर्म माना जाता है। यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा वाला ये देश है और यहाँ पहले समय में कुछ भी धर्म नहीं था। जो धर्म हुआ उसको बाद में धीरे धीरे अन्य धर्म इसमें आए, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चीन का प्रारंभिक जो नाम था चुंगको था और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मध्य राज्य कहलाता है। चुंगको को मध्य राज्य शाब्दिक अर्थ ये कहलाता है। अब चीन में एक जो बहुत बड़ी विशेषता है, जो विश्व में चीन का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो यहाँ चीन की दीवार, जो चीन की महान दीवार थी। इस कारण चीन जो है 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो है चीन की दीवार को कहा जाता है। जैसा हमने ये बोल्ड में देखिए आप एक झलक, चीन की महान दीवार सी वांगटी द्वारा हुणों की रक्षा हेतु चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। चीन की दीवार 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण किया गया था। यह मिट्टी व पत्थर से बनी हुई मजबूत दीवार इसमें है। चीन की दीवार जो है लौनपुर से सनहाई गुहान तक फैली थी। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोग दिन रात कार्य किया। जैसा कि दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो हम आपको दिखाते हैं। इसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है
वह ऐसा माना जाता है कि 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं और 5 घुड़सवार एक साथ इस दीवार में चल सकते हैं। इस दीवार की ऊंचाई 35 फीट, कहीं कहीं पर 8 या 9 फीट ऊंची है। और अगर इस चीन की दीवार को, जो खाली स्थान है कहीं कहीं पर छोटी है, अगर इस चीन की दीवार को अगर जोड़ दिया जाए पूरा, तो इसकी जो लंबाई होगी 8,848 किलोमीटर इस चीन की दीवार है। यह अजेय दीवार मानी गई है क्योंकि जो भारी आक्रमण थे चीन के राजा द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में चीन की दीवार अजेय नहीं रही। सन 1211 ईस्वी में चंगेज खान ने चीन की दीवार को तोड़कर चीन पर आक्रमण किया था। तो जब ये दीवार तोड़ी तो चीन के अंदर काफी नुकसान चंगेज खान ने पहुंचाया था। और भी हम चीन की दीवार के बारे में बताएं। चीन की दीवार को दुनिया का कब्रिस्तान भी कहा गया है। इसको बनाने में जब इसका निर्माण कार्य कई सालों तक, वर्षों तक चलता रहा, तो कई काल, वर्षों तो छोड़िए कालों तक चला रहा, तो कहा जाता है कि 10 लाख सैनिकों ने इस दीवार को बनाने में अपनी जान दी। 1987 में चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई। जैसा ये आप देखिए बोर्ड में, 1987 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया जाना यह भी चीन के लिए एक फख्र की बात है। 1960-70 में चीन के लोगों ने इस दीवार की ईंटें निकालकर अपने मकान बनाने शुरू किए। और दोस्तों 60 के 70 के दशक में इस दीवार से ईंटें निकाल करके जो वहाँ का जनमानस था वो इसको क्षति पहुंचाई उसने काफी। और वहां से ईंटें निकाल कर एक ईंट की कॉस्ट उस वक्त 3 पाउंड तक उसको मिल जाता था। लेकिन कुछ समय बाद चीन की जो सरकार थी उसको मालूम पड़ा कि तो दीवार सारी निकाल देंगे ऐसे, तो इन्होंने उसको संरक्षित किया और इसका सुधार किया और इसको सुधारात्मक कार्य द्वारा बचाया जा सका। तो ये हमारे चीन के दीवार के बारे में है दोस्तों। और हम आगे बढ़ेंगे, चीन के प्रमुख राजवंश जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चीन के जो राजवंश हैं, ये देखिए आप, ये बोर्ड देखिए, चीन के प्रमुख राजवंश शिया वंश है आपका। उसके बाद शिया वंश के बाद है शिया वंश 2070 से 1600 ईसा पूर्व 470 साल तक इसने शासन किया। उसके बाद आता है ये सांग वंश। सांग वंश जो है 1600 ईसा पूर्व से 1046 वर्ष पूर्व माना गया है। 554 वर्षों तक इसने शासन किया। इसी प्रकार आपका ये फिर सांग वंश के बाद आपका ये झोउ राजवंश है। उसके बाद ये झोउ राजवंश पूर्वी है और ये फिर चाओ वंश आता है, फिर चिन राजवंश आता है, हान वंश है, मिग वंश है, फिर चिंग वंश है। तो दोस्तों ये जो है इसका ये कालक्रम है। चिंग जो राजवंश था चीन के इतिहास में 1644 ईस्वी से 1911 ईस्वी के आसपास तक शासनकाल रहा। और यह इसका जो चीन वंश का जो प्रथम सम्राट था वह नुरहाची जो था प्रथम सम्राट था। और इसका जो अंतिम सम्राट रहा वह फुई उसका नाम जो चीनी भाषा में फुई कहा गया है, इसका जो अंतिम सम्राट था। इस शासनकाल में 12 सम्राटों ने शासन किया।